Hello, good evening everyone. Myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली पार्ट 3 दैट इज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। और उस फंडामेंटल राइट के बारे में हमने आर्टिकल 12 से स्टार्टिंग किया था और अभी तक हमने आर्टिकल 20 तक पढ़ लिया है। अब हमारा आज पढ़ने का बारी है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वी कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 आखिर में कहता क्या है? तो ये हमारी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। The marginal note of Article 21 states protection of life and personal liberty ना, and provision of this states क्या कहता है कि no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law ना। no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। no person का मतलब सबसे पहली बात तो ये राइट सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को ही अवेलेबल है। पहली चीज क्लियरिटी हो गई। आप लोग बैरेट का वर्ड देखिएगा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड नहीं है और है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। एक लाइफ को अंडरलाइन कीजिए, दूसरा और को, और तीसरा पर्सनल लिबर्टी को, और चौथा प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख के रखा है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत होता लगता है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आर्टिकल 21, ये हमने 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। पहला लाइफ, दूसरा पर्सनल लिबर्टी, और तीसरा प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लाइफ तो आप लोग जान ही रहे हैं, लाइफ मतलब जीवन, और जीवन में क्या क्या चीजें आएंगी ये हमको डिस्कशन करना है अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला लाइफ में हमारी जो चीज है ये पर्सनल लिबर्टी, और एक और चीज, ये जो वर्ड लिखा है और इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे हमने अपने आर्टिकल 21 में 2 तरह के राइट्स की बात की है, एक तो हमारा जीवन और दूसरा जीवन के अलावा पर्सनल लिबर्टी जो उसी से इंटरकनेक्टेड है ना। पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत आजादी, और जीवन मतलब जीवन तो है ही। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी है और ये लाइफ है, इसको 2 हेड्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हेड तो देखिए आप लोग लिखा है हमने पर्सनल लिबर्टी, और दूसरा हेड लाइफ। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है ना। कह रहा कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी से वंचित नहीं किया जाएगा ना, वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक कि कोई लॉ के द्वारा स्पेशली प्रोसीजर स्टेब्लिश न किया गया हो बाय दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्टेट। तो वो प्रोसीजर क्या है यही हमको समझना है। तो प्रोसीजर का मतलब दैट प्रोसीजर दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, जैसे हमारा आर्टिकल 21 का था कि जो भी हमारा लीगल, अगर हमको किसी को पनिश करना है तो देयर शुड बी एटलीस्ट अ लीगल प्रोसीजर, विदाउट दैट लीगल प्रोसीजर वी कैन नॉट पनिश दैट पर्सन। दिस इज द वी कैन से द मेन पॉइंट, द मेन बॉडी ऑफ। जैसे कि सपोज करिए कि हमारे यहाँ एडल्ट्री का ऑफेंस था ना, एडल्ट्री वाज कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस, बट हम क्या एडल्ट्री में क्या हम विमेन को पनिश करते थे? नहीं। जबकि हम जानते हैं विमेन एज वेल एज मेल बोथ आर इक्वली लाइबल फॉर द, क्योंकि दोनों ही हाथों से ताली बजती है, दोनों ही पार्टनर ने अगर इक्वली उसमें पार्टिसिपेट किया है तभी वो ऑफेंस हो पाया है। बट हमारी जो लेजिस्लेचर है उसने विमेन्स को क्या किया, उसने उसके परव्यू से, पनिशमेंट के परव्यू से बाहर रखा। इसका मतलब विमेन्स पनिशेबल नहीं थी, और विमेन्स पनिशेबल नहीं थी इसका मतलब हमने आज तक एडल्ट्री के ऑफेंस के लिए विमेन्स को पनिश नहीं किया। क्यों नहीं पनिश किया? क्योंकि वी आर लैकिंग द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे पास कोई कानून ही नहीं था जिस कानून की वजह से हम उस व्यक्ति को पनिश कर पाते ना। किसी को पनिश करने के लिए हमें स्पेसिफिक कानून चाहिए। यदि कानून है देन ओनली वी कैन पनिश, इफ लॉ इज नॉट देयर वी कैन नॉट पनिश
ये जो फ्रेज है ये कहाँ से एक्सेप्ट किया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हम कहेंगे कि यस वी बोरोड दिस पर्टिकुलर फ्रेज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। और हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमने अभी आर्टिकल 21 का रिसाइट किया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे लास्ट में जो एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ना। तो ये ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दो फ्रेजेस हैं, और ये दोनों ही आर्टिकल 21 में क्या आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इसका आंसर होगा कि बिफोर द मेनका गांधी केस ड्यू प्रोसेस वाज नॉट एक्सेप्टेड एक्चुअली इन द। हम कह सकते हैं कि एक्चुअली जब हमारे लेजिस्लेचर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ड्यू प्रोसेस को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। बट ड्यू प्रोसेस तो है ही नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। यदि हमारे यहाँ कोई कानून होगा तभी हम पनिश करेंगे। ड्यू प्रोसेस कैसे आया इसको हम लोग अभी फ्यूचर रेफरेंस में आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन से पहले हम कुछ केसेस डिस्कशन करना चाहेंगे जो हमारे हेड में आता है। कौन से हेड में? पर्सनल लिबर्टी। आखिर पर्सनल लिबर्टी है क्या? तो सबसे पहला केस जो है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इस केस में पर्सनल लिबर्टी को सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, बट इट डेल्ट दिस पर्सनल लिबर्टी टर्मिनोलॉजी इन अ वेरी लिटरल सेंस, इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस। इतना स्ट्रिक्ट सेंस में उसको इंटरप्रेट किया कि हमारा जो आर्टिकल 21 का जो पर्सनल लिबर्टी है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया ना। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर दे कैन एक्सपैंड इट अप टू अनलिमिटेड एक्सटेंट, या उसको क्या कर सकते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रेन कर दें, कुछ सर्टेन लिमिट्स में उसको स्पेसिफाई कर दें उससे। तो जैसा इसमें क्या कहा कि पर्सनल लिबर्टी मींस ओनली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल रिस्ट्रेंट। पर्सनल लिबर्टी का मतलब आपको फिजिकली रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड मिस्टर A.K. गोपालन वाज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो इसमें क्या कहा कि हम पर्सनल लिबर्टी में सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट को ही पर्सनल लिबर्टी मानेंगे। अगर आपको फिजिकली रिस्ट्रेंट कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, तो ही हम मानेंगे कि ये पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। दूसरी चीज क्या कहा कि डिटेंशन इज अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। चूंकि जो आपका डिटेंशन हुआ है, आपको जो कैप्चर किया, आपका मतलब A.K. गोपालन का, तो जो आपका डिटेंशन हुआ है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत हुआ है। एक विधि के द्वारा आपको डिटेन किया गया है, एक स्पेसिफिक विधि है, उसी विधि के अंतर्गत आपको डिटेन किया है। हेंस योर डिटेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना। मतलब इनके डिटेंशन को इस केस में क्या कह दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। अब हमारे पास दूसरा केस जो सबसे लीडिंग केस हमारे आर्टिकल 21 का है, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में हमारे सामने आता है। What was the fact of this case? The passport authorities impounded the passport of मिस मेनका गांधी। सी वॉज अबाउट टू गो अब्रॉड, वो विदेश जाना चाहती थी और उनके पासपोर्ट्स को पासपोर्ट अथॉरिटीज ने एक्चुअली क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। एंड बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि उन्होंने उसको उस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे कोई रीजन असाइन नहीं किया कि क्यों हम आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर रहे हैं। आखिर हम किसी का पासपोर्ट इम्पाउंड कर रहे हैं तो हमको रीजन बताना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो रूल है कहता है कि पहला ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाएगा। और आपने क्या किया? आपने बिना सुने ही दंडित कर दिया। दंडित करना किया ही ना। तो हमारा जो हियरिंग होना चाहिए, हियरिंग शुड बी बिफोर द कह सकते बिफोर कन्विक्शन या बिफोर एक्चुअली प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। जजमेंट देने से पहले हियरिंग, सुनवाई का अधिकार। जो दूसरा कहता है कि हमने इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में सुनवाई का भी अधिकार है, राइट टू नोटिस ना। नोटिस शुड बी गिवन टू द पर्सन हु इज कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में इसमें जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके बाद ये तो हमारा रहा फैक्ट ऑफ मेनका गांधी केस। फिर जब इन्होंने इसको चैलेंज किया कि ये हमारे आर्टिकल 19 और हमारे आर्टिकल 21 ये दोनों का वायलेशन है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल
21 दोनों का वायलेशन है। क्यों वायलेशन है? क्योंकि हमारा राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है और 21 में हमारी पर्सनल लिबर्टी भी प्रोटेक्टेड है। तो इसको जब चैलेंज किया गया तो इट वाज हेल्ड ऑनरेबल बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि आपका जो मतलब द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पहली चीज। और एक इसमें प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। ये पोस्ट डिसीजनल हियरिंग जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हियरिंग वाला रूल है कि हमको हियरिंग करना होगा बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग द केस। केस को डिसाइड करने से पहले हमको हियरिंग करनी होगी। लेकिन अब चूंकि उसमें एक्चुअल में जजमेंट हो गया था तो हियरिंग पहले तो पॉसिबल थी नहीं, इसलिए कहा कि हम ठीक है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग को भी इसमें जगह देंगे। ठीक, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग वाज इवॉल्व इन दिस केस। और दूसरी चीज क्या कहा कि द प्रोसीजर अंडर विच द एक्शन हैज बीन टेकन मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। देयर वर three terminologies that has been used under this case. This is just, this is fair and this is reasonable. अब ये जो प्रोसीजर जब हम जो यूज कर रहे हैं किसी भी एक्शन को लेने के लिए, किसी भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. If the procedure is just, fair and reasonable, it means we are accepting the principle that has been accepted by the US Constitution, that is the principle of क्या, ड्यू प्रोसेस ना. हमने अब ड्यू प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया बाय एक्सेप्टिंग द केस ऑफ मेनका गांधी केस दैट वाज हेल्ड दैट द प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. ये तीन वर्ड्स आप लोग रट लीजिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल से हमने क्या कर लिया, ड्यू प्रोसेस को हमने एक्सेप्ट कर लिया ना. ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है द जुडिशरी कैन कह सकते हैं यूज एनी मीन्स टू अचीव द जस्टिस. और वो जस्टिस कैसे अचीव होगी, वो जस्ट होगी, फेयर होगी, रीजनेबल होगी. उस जस्टनेस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस को अचीव करने के लिए जुडिशरी जो है उस जो पर्टिकुलर लीगल ड्राफ्ट है या जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगी कि वो जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबल को अचीव कर पाए ना. मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा, जैसे अभी यही प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मामला था, तो अब जुडिशरी क्या करेगी कि उसको ऐसे इंटरप्रेट करे कि वो जस्ट हो, फेयर हो और रीजनेबल हो और हमारे मेन जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके ना. तो ड्यू प्रोसेस हमने अब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट कर लिया. ये तो हुआ हमारा कह सकते हैं कि डिस्कशन ऑन द पर्सनल लिबर्टी, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में एक टर्मिनोलॉजी यूज हुआ. दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, लाइफ. तो लाइफ तो बहुत बड़ा टर्म है ना. पर्सनल लिबर्टी तो हम अप टू सम एक्सटेंट लिमिट कर सकते हैं, बट लाइफ इज such a wider term. We can include everything that we consider important for a human life. हमारे मनुष्य जीवन के लिए जो भी लगता है कि हमको जरूरी होना चाहिए, जो भी अधिकार हमको लगता है कि जरूरी होना चाहिए, वो सब अधिकार हमारे आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड होंगे. अगर एक्चुअली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वी विल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. अब इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं जल्दी कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं. मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग है, खाना खाने का अधिकार है, बिल्कुल ये हमारे आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड होगा, खाना खाने का अधिकार. अब क्या हमारी पर्सनल लिबर्टी में तो हमने डिस्कस कर ही लिया. उसके बाद हमारा क्या शादी करने का अधिकार, बिल्कुल. क्या हमारा पार्टनर चूज करने का अधिकार, हाँ, राइट टू लिव विथ, जो हमारा 377 वाज डिक्रिमिनलाइज्ड. दिस इज आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर this article 21. right to live a clean environment, right to a fresh water, right to a fresh environment. और हमको अच्छी हवा का अधिकार है, अच्छा पानी का अधिकार है और साउंड फ्री एनवायरनमेंट का अधिकार है ना. ये सारे राइट्स आप जितना भी सोच सकते हैं, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सारे हमारे राइट्स आर्टिकल 21 में आना चाहिए, जो जीवन से जुड़े हैं, जरूरी हैं, तो वो सभी आएंगे. ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनरल बात. अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक केसेस पे, जिससे हम ये समझ पाए कि हमारा आर्टिकल 21 किस एक्सटेंट तक जाता है. तो पहला केस है फ्रांसिस कर्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980
1, इसमें जस्टिस भगवती ने क्या कहा कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी ये जो है प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21। क्या कहा? एक्चुअल में देखिए एक और बात कि आर्टिकल 21 बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड है, दैट्स वाई हम आर्टिकल 21 को जो केसेस बताएंगे वो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत डिटेल्ड वे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल्ड वे में क्लासेस में एक्चुअल में जब हम पढ़ाते हैं तो ये हम कह सकते हैं हफ्तों ये लेक्चर चलता है आर्टिकल 21 का, लेकिन चूंकि यूट्यूब में हमको शॉर्ट में बताना है आपको, दैट्स वाई आई एम लिमिटिंग माई लेक्चर एंड आई एम लिमिटिंग द डिटेल्स ऑफ द केस। मैं उस केस के की पॉइंट्स को ही केवल डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्या पहला केस है? फ्रांसिस कोहली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अरे सॉरी, यूटी ऑफ दिल्ली, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 1981। इसमें क्या कहा? राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इज द fundamental right that has been protected under Article 21 of Indian Constitution. और who was the judge in this case? That was Justice P.N. भगवती। इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। जस्टिस पी.एन. भगवती जो है हमारे यहाँ जो PIL का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके जनक माने जाते हैं। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला केस हमारा आता है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें क्या हुआ था? एक्चुअल में पेमेंट नहीं की जा रही थी, जो लेबरर्स इस एशियाड प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ना, तो क्या कहा कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स ऑन एशियाड प्रोजेक्ट इन दिल्ली वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कहा कि आप देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज टू वर्कर्स मतलब मजदूरों को, कौन से मजदूरों को? जो एशियाड प्रोजेक्ट में दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेज मतलब मिनिमम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी न दिया जाना, ये क्या है? ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इट वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। फिर उसके बाद हमारा अगला राइट आता है, दैट इज द राइट ओवर वंस इंटीमेट रिलेशन। इंटीमेट रिलेशन मीन्स होता है अ पर्सनल रिलेशनशिप, अ क्लोज रिलेशनशिप दैट इज वी आर इन्वॉल्व टू। तो ये इंटीमेट रिलेशनशिप का जो राइट है, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्टेड है? तो इसके लिए हमें ढेर सारे केसेस मिलते हैं। इसमें हमने एक केस को केवल डिस्कस किया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर से पहले हम बता देना चाहेंगे जो हमारा नाज फाउंडेशन का केस था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि द दिल्ली हाई कोर्ट डीक्रिमिनलाइज द सेक्शन 377 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि राइट टू चूज अ पार्टनर इज डिपेंडेंट ऑन मी अस whether we choose a male partner or female partner. It is a personal choice. हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि if he is a male तो he will have to choose only female. It is not dependent on him. ठीक है, और यही केस बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 में, तो इसमें क्या कहा? पहली चीज कि डिग्निटी इंक्लूड्स द फुल पर्सनलहुड, मतलब कोई भी व्यक्ति की डिग्निफाइड लाइफ, जो सम्मान पूर्वक लाइफ होती चाहिए, उसमें फुल पर्सनहुड मतलब पूरा हमारा व्यक्तित्व का एक्सेप्टेंस होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारा जो राइट टू चूज पार्टनर है, ये हमारा व्यक्तिगत राइट है। किसी भी व्यक्ति को हम एज अ पार्टनर चूज कर सकते हैं। इट इज आवर इंटीमेट चॉइस, हम किसको चुनना चाहेंगे, दिस इज आवर कंसर्न। ठीक है, तो 377 को इसमें पार्शली क्या कर दिया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। पार्शली इसलिए क्योंकि 377 वाज ऑफेंस एट दैट टाइम, अपराध तो था, लेकिन कंसेंसुअल रिलेशनशिप जो होगी, कंसेंसुअल मतलब सहमति से जो रिलेशनशिप होगी इन ए प्राइवेट प्लेसेज विल बी वाज कंसीडर्ड एज अ वैलिड, और उसको जो है उसको क्राइम नहीं माना गया। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा अगला केस आता है। एक्चुअल में अब इसमें जगह नहीं है तो हमको बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो जस्ट ए मिनट। इसको रब करते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया। अब ये पर्सनल लिबर्टी को हम लोग रब कर देते हैं और राइट टू लाइफ वाला रहने देते हैं।
फिर अभी जगह कम पड़ेगी हमको पता है, फिर सारा रब करेंगे। एक काम करते हैं, हम सारे केसेस लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। एक्चुअली ये जो बोर्ड था उसको रब करके हमने फिर से पूरा सारे केसेस को लिखा है, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। तो अभी हम लोगों ने हमने अपना पर्सनल लिबर्टी पढ़ ही लिया था, उसके बाद हमने अब राइट टू लाइफ पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें 2 हेड्स हम लोग पढ़ चुके थे। जो क्या था, पहला तो राइट ऑफ वंस इंटीमेट रिलेशन, और दूसरा राइट ऑफ जो था, सबसे पहला जो हमारा था राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी ना, डिग्निफाइड लाइफ को हमने पढ़ लिया। और दूसरा हमने पढ़ा राइट ऑफ वंस इंटीमेट रिलेशनशिप, जिसमें हमने केस पढ़ा था नवतेज सिंह जौहर का, और एक और हमने केस बताया था नाच फाउंडेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि हमने देखा, राइट टू लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब आजीविका का अधिकार। तो ये डीटीसी वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस 1990 का केस है, 1990 का। इसमें क्या हुआ था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक एम्प्लॉय को बिना किसी अथेंटिक रीजन के, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। तो इट वाज चैलेंज बिफोर द कोर्ट, एंड आफ्टर कंसिडरिंग बाय द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड कि राइट टू लिवलीहुड इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि हम आजीविका यदि किसी की छीन लेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसके जीवन को, डिग्निफाइड जीवन को हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। दैट्स वाई राइट टू लिवलीहुड वाज कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ डीटीसी वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस 1990। इसके बाद हमारा अगला केस आता है राइट टू शेल्टर ना। हमने एक नोटिस आप लोगों को बताई ही कि आज हम केसेस को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल हम फैक्ट बताएंगे, और फैक्ट के बाद व्हाट वाज हेल्ड इन दैट पर्टिकुलर केस, क्योंकि यही लाइंस पूछी जाती हैं जो हम बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको यही पूछा जाता है कि विच केस इज रिलेटेड टू राइट टू लिवलीहुड, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना, इसी तरह से। तो अगला केस हमारा जो क्वेश्चन है कि राइट टू शेल्टर, क्या हमारा जो शेल्टर का अधिकार है, मतलब शेल्टर का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रहने का अधिकार है, तो क्या ये हमारा प्रोटेक्टेड राइट है आर्टिकल 21 में? तो आंसर इज यस। क्वेश्चन केस क्या है, यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी। इस केस में क्या कहा कि आर्टिकल 91E और आर्टिकल 21 के तहत हमारा प्रोटेक्टेड राइट है, क्या, राइट टू शेल्टर। ठीक है, हमारा एक आवास का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1)E, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े ही हैं, और आर्टिकल 21 दोनों में ही प्रोटेक्टेड है ये हमारा राइट टू शेल्टर। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वेदर राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे आर्टिकल 21 में सारे राइट्स आएंगे, जितने भी राइट्स हमारे जीवन से संबंधित हैं। तो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा तो जीवन से संबंधित नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके लिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। इसमें एक गाइडलाइन दी गई, क्या गाइडलाइन, रिगार्डिंग द नॉन हैरेसमेंट ऑफ विमेन्स एट वर्क प्लेस। उनका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअली अब्यूज नहीं होना चाहिए एट वर्क प्लेस। अगर होता है तो दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर अगला हमारा केस है राइट टू हेल्थ, परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। इस केस में क्या हुआ कि एक्चुअली ये पूछा गया कि क्या हम किसी भी व्यक्ति को, जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ लोग हॉस्पिटल, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें पुलिस केस होता रहता है, तो पुलिस केसेस की वजह से डॉक्टर्स उस पर्टिकुलर मरीज के साथ इलाज उसका नहीं करते हैं, और प्रॉब्लम क्या होती है कि उस प्रॉब्लम की वजह से मरीज मर जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आप प्राइवेट डॉक्टर हैं, चाहे आप सरकारी डॉक्टर हैं, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन, यू विल हैव टू प्रोवाइड रिलीफ, या आपको उसका इलाज तुरंत करना होगा, ये ना सोचते हुए कि इसमें कोई मेडिकल लीगल
प्रोसीजर होगा, लीगल फॉर्मेलिटी होगी। लीगल फॉर्मेलिटी इज ऑफ नो मैटर फॉर डॉक्टर्स, दे विल हैव टू स्टार्ट द मेडिकेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन्स ना, जो घायल लोग हैं उनको तुरंत उनको मेडिकेशन देना होगा। यदि वो नहीं देते हैं तो दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। इट वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि वेदर राइट टू हैव अ क्लीन इन्वायरमेंट ना, स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी का अधिकार भी क्या हमारा प्रोटेक्टेड राइट है फंडामेंटल राइट में? तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवन संभव है? नहीं संभव है। तो इसमें इसको डील करने के लिए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही सारे इनके केसेस हैं, क्योंकि ही वाज अ लीगल एक्टिविस्ट और उन्होंने क्या किया, बार बार केसेस किया सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में क्या कहा कि क्लोजर ऑफ टैनरीज पॉल्यूटिंग द वाटर, उन टैनरीज उन नालों को बंद करना है जो क्या कर रही हैं, पानी को पॉल्यूट कर रही है ना। और एक्चुअली इसमें जो प्रोहिबिशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली जो है क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, रिस्ट्रेन कर रहा था, क्योंकि जब पानी गंदा हो जाएगा तो हमारा जीवन डायरेक्टली प्रभावित होगा। तो इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की क्लोजर ऑफ टैनरीज जो पॉल्यूशन कर रही हैं वाटर का, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा केस एमसी मेहता का 1997 में आया, जिसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इश्यू किया रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ताजमहल की जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है उससे ताजमहल की जो एक्चुअल में जो पेंटिंग है, या हम कह सकते हैं जो उसका एक्चुअल कलर है, वो फेड होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया टू प्रोटेक्ट द ताजमहल स्पेशली एंड नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग्स ना, जो भी नेशनल हेरिटेज की बिल्डिंग्स होंगी, जो राष्ट्रीय हम कह सकते हैं कि हमारे ऐतिहासिक जो भी धरोहरें हैं, उन सभी धरोहरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्शन दिया। और उस डायरेक्शन के तहत कहा कि यू विल हैव टू प्रोटेक्ट दीज हेरिटेजेस। फिर उसके बाद हमारा मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, इस केस में क्या कहा कि राइट टू लाइफ क्या हमारा इंक्लूड है, अगर किसी पब्लिक प्लेस पे किसी ने क्या किया, टोबैको से स्मोकिंग करती है या किसी भी तरह से स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग इज वेदर इंजरियस टू हेल्थ, तो आंसर इज यस। अब जब चूंकि इंजरियस टू हेल्थ है, हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रहा है, तो इसमें क्या कहा कि यू आर नॉट हैविंग द राइट टू एंजॉय द टोबैको या स्मोकिंग एट अ पब्लिक प्लेस। आप पब्लिक प्लेसेस पे आप टोबैको यूज नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि दैट इन्फ्रिंजेस द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला केस हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है आर्टिकल 21 में कि वेदर राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो प्रोटेक्टेड। जैसे जीवन का अधिकार क्या हमारा फंडामेंटल राइट इसमें है, प्राइवेसी का राइट ना। तो इसमें सबसे लीडिंग केस ना कि नहीं कह सकते हैं, कि सबसे शुरुआती केस हम कह सकते हैं खड़क सिंह का केस है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1964। इस केस में क्या हुआ था एक्चुअली कि एक खड़क सिंह नाम के डाकू थे और पुलिस के केसेस में पुलिस के रजिस्टर में ही वाज रजिस्टर्ड एज अ ऑफेंडर। और जब भी कोई ऑफेंस होता था, जब भी कोई चोरी की घटना होती थी, पुलिस वाले आते थे, खड़क सिंह को पकड़ के ले जाते थे रात में। जब खड़क सिंह रात में कभी भी सोए हैं, कभी भी उनके पास आते थे, पकड़ के ले जाते थे। तो बार बार उनको रात में डिस्टरबेंस होने की वजह से या उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस होने की वजह से ही अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी ना। बट अल्टीमेटली इसमें कहा तो गया कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, बट राइट टू प्राइवेसी वाज नॉट हेल्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर दिस केस। इस केस में फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया राइट टू प्राइवेसी को। फिर खड़क सिंह के बाद पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, जिसमें क्या कहा कि टेलीफोन टैपिंग जो होती है बाय गवर्नमेंट एजेंसी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक पर्पस ना, पब्लिक वेलफेयर। आप टेलीफोन टैपिंग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि बहुत पब्लिक पर्पस के लिए ना हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स में सभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, तो उसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत हम कह सकते हैं हम कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें टेलीफोन टैपिंग अलाउड नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21।
फिर उसके बाद नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009। इस केस में क्या हुआ था कि द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी वाज डीक्रिमिनलाइज्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। क्या कहा कि आपका जो ये राइट टू प्राइवेसी है, इट इज अप टू यू टू डिसाइड विद whom you wants to live, whether he may be a male or female, it is your concern, it is not a concern of the law ना। क्योंकि ये लॉ का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और ये दिस पर्टिकुलर नाज फाउंडेशन केस वाज फाइनलाइज्ड इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया था आपको कि नवतेज सिंह जौहर में, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और यही सुप्रीम कोर्ट में नवतेज सिंह जौहर के केस में कंफर्म कर दिया। अभी जो हमारा बीएनएस है उसमें 377 हटाई दिया है ना। इसके बाद हमारा अगला केस जो राइट टू प्राइवेसी में एकदम लीडिंग केसेज है, लीडिंग केस हम लोग कह सकते हैं, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने चैलेंज किया जो आधार हर जगह मैंडेटरी किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, आधार आधार आधार। तो इस बार चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि क्या आधार का इस तरह से यूज मैंडेटरी किया जा सकता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस बाय द 9 जजेस बेंच recognized that the right to privacy is a fundamental right and we cannot make the use of आधार as a mandatory ना। तो अभी आज अब जब आप कभी आधार यूज करते होंगे तो उसमें आपसे परमिशन मांगता है whether you want to share your आधार or not ना। आपसे मैंडेटरी आपसे आधार नहीं लिया जा सकता। इट वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो हो गए हमारे ढेर सारे केसेस और ढेर सारे हेड्स। क्या अभी अब आप लोग हम कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 21 खत्म हो गया? नहीं, आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि हम सबसे पहले दो ही चीजों को पढ़ेंगे। देयर इज 3 चीजें हैं। पहली चीज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। हमने पर्सनल लिबर्टी को 2 केसेस से समझाया, लाइफ को इतने केसेस हैं कि हम डील करते करते थक जाएंगे, केसेस नहीं खत्म होंगे। तो लाइफ के लिए जितने केसेस बताया, इतने से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये सारी चीजें लाइफ में आएंगी, ठीक है। और दूसरा चीज है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जो लेजिस्लेशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जब होगा तो दैट इज प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और जब लिटरल इंटरप्रिटेशन न होके लिबरल इंटरप्रिटेशन होगा और उस इंटरप्रिटेशन के द्वारा जुडिशरी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल रिजल्ट ले आने की कोशिश करेगी, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ड्यू प्रोसेस। दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज द ड्यू प्रोसेस वाज एक्सेप्टेड इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स। क्या अभी हमारे आर्टिकल 21 खत्म हो गया? नहीं, कुछ और राइट्स हैं, उनके लीडिंग केसेस हैं, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिए। मेरा रेफरेंस ये था कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल 21 विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब अगला केस है राइट टू फ्री लीगल एड। राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन द केस ऑफ एमएच हैस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978। राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ, आप लोग मेरा लेक्चर सुनिएगा क्योंकि अब हम राइट नहीं करने वाले हैं ना। क्या? राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन द केस ऑफ एमएच हैस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978। फिर उसके बाद हमारा अगला केस है राइट टू स्पीडी ट्रायल ना, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। क्या ये फंडामेंटल राइट है? हाँ। ये भी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 में? हाँ। तो इसके केसेस क्या है? तो सबसे पहला इसमें हम लीडिंग केस क्या कह सकते हैं? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 ये केस है। इसमें क्या कहा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट। इसके बाद क्या और भी केसेस हैं? राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। जैसे अभी आज मेरे पास टाइम होता, हम क्लास में होते तो खूब डिटेल में डिस्कशन होता ना, लेकिन आप लोगों को जल्दी में शॉर्ट में वीडियो चाहिए, इसलिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। अगला टॉपिक क्या है? राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। मतलब किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। इफ ही इज बीइंग टॉर्चर्ड दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो ये किस केस में कह सकते हैं हम? तो इसमें सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। इसमें आप लोग टॉर्चर का केस है जो जेल में हुआ था जेल इनमेट्स के साथ। ये लीडिंग केस है और इसमें
कहा गया कि टॉर्चर जो कोई भी जेल इनमेट्स है, तो इट इज बीइंग अ जेल में इनमेट इज नॉट नेवर मीन्स कि ही इज नॉट हैविंग एनी फंडामेंटल राइट। उसका भी फंडामेंटल राइट है, जेल में है तो क्या हुआ। तो आपको इस केस में कहा गया कि यू आर प्रोटेक्टेड, और आर्टिकल 21 के तहत आपका राइट है कि आपको परेशान न किया जाए, इनह्यूमन न किया जाए ट्रीटमेंट आपके साथ, आपको टॉर्चर न किया जाए। उसके बाद क्या, राइट टू फेयर ट्रायल हमारा केस फंडामेंटल राइट है। तो यस, राइट टू फेयर ट्रायल इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल है ये हमारा फंडामेंटल राइट में। और इसका केस क्या है, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004। जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004। तो अभी भी हमारा आर्टिकल 21 कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं। यू कैन गो टू द बुक्स एज वेल, यू कैन रिफर डिफरेंट बुक्स, और पढ़ने के बाद आपको और क्लियरिटी आएगी। एज फार एज माई कंसर्न, मुझे लगता है कि मेरे इस लेक्चर से आपको आर्टिकल 21 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एंड हैविंग अ पेशेंस विद मी, एंड प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और अभी आर्टिकल 21 में एक और हमारा क्वेश्चन है कि वेदर राइट टू डाई इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, क्या जीवन जीने के साथ मरने का भी अधिकार प्रोटेक्टेड है। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका नाम हम लोग इसको हम लोग यूथनेसिया कहते हैं ना, तो इसको कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।